जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 4 फरवरी 2024। पता है ना 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, आप इन्हें याद रखिएगा। सेलिब्रेट किया जाता है कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना, और उसमें जो है क्या क्या प्रगति हुआ है, क्या क्या इससे निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, उसके बारे में जागरूकता फैलाना जो है वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे मेन मुद्दे पे। हम लोग क्या करते हैं, आज जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसको एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत रत्न जो है ना, लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, पूर्व उप प्रधानमंत्री, ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे जो है लाल कृष्ण आडवाणी। इनको जो है 96 वर्ष की उम्र में जो है मिला है लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न। क्लियर है? हम लोग इस पर बहुत बात करेंगे अभी आगे, पूरा आर्टिकल छपा हुआ है इन पे। और एक और नाम याद रखिएगा, कापूरी मंजूर ठाकुर, माफ कीजिएगा, बिहार के जो नेता हैं, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी जो है भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिए, कापूरी ठाकुर, माफ कीजिएगा, कापूरी ठाकुर। कैसे नाम मैं भूल गया, मुझे नहीं पता, लेकिन याद होना चाहिए इनका नाम, कापूरी ठाकुर। ठीक है, ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है आप बस समझ लीजिए। जो समाज के क्षेत्र में जो असाधारण जो काम होते हैं उसको तवज्जो देने के लिए, उनको मान्यता प्रदान करने के लिए जो है अब ये भारत रत्न प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे। दूसरा आइए यहाँ पे देखिए, चंडीगढ़ क्या है? हमारा यूनियन टेरिटरीज है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका इसमें, यूपीपीसीएस में पूछा गया है यूटी चंडीगढ़ के बारे में। देखिए चंडीगढ़ क्या है, यूटी भी है, और आपका यो पंजाब और हरियाणा का कैपिटल भी है, पता ही आपको। तो यहाँ पे क्या बात है, जो पंजाब के जो गवर्नर होते हैं ना, वही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं, मतलब ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। क्लियर है? तो ये फैक्ट पूछा गया था, आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अभी क्या है आपका लक्षद्वीप न्यूज में है ना, लक्षद्वीप भी क्या है आपका यूनियन टेरिटरीज है, उसके गवर्नर अलग होते हैं। वो किसी मतलब जैसे कि किसी राज्य के गवर्नर हैं तो उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे वो। क्लियर है? तो उनका जो है सेपरेट गवर्नर होते हैं, आप उनको ध्यान में रखिएगा। और चंडीगढ़ प्रशासक जो होता है ना, वो पंजाब के गवर्नर को ही जो है चंडीगढ़ का जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन बनाए थे ट्विस्ट करके, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में दोनों में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आइए यहाँ पे, हम लोग पॉलिटिकल न्यूज़ की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे जो एक विद्यार्थी को क्या पढ़ना चाहिए। हालांकि पॉलिटिकल न्यूज़ भी पढ़ना चाहिए, लेकिन उतना समय नहीं है, अगर क्योंकि समय बहुत लिमिटेड होता है, मुझे 15 मिनट में ही पूरे खत्म करना होता है आर्टिकल को। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ना नई चुनौतियों से निपटने के लिए जो है ना, मतलब न्याय प्रणाली जो है ना उसको लचीला कैसे बनाए, फ्लेक्सिबल बनाए, ताकि जो अंतिम छोर पे जो खड़ा व्यक्ति है ना उन तक जो न्याय पहुंचे। इस पर बात किए हैं, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में काम देगा कि किस तरह जो अपने शब्दों को आप जो है ना यहाँ पे पिरो के लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे डीवाई चंद्रचूड़, ये हमारे सीजीआई हैं भारत के। तो इन्होंने जो बताया कि प्रौद्योगिकी जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है न्याय को दिलाने में, या न्याय को सशक्त दिलाने में। तो ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है प्रौद्योगिकी का, ये भी आंसर मेन राइटिंग में आपको काम आएगा, आप ये आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे, इसके बाद मैंने यहाँ पे देखा, देखिए मणिपुर में पता ही है ना, मणिपुर क्राइसिस के बारे में सभी जानते हैं, मैती और कुकी समुदाय। ठीक है, मैती और कुकी समुदाय के बीच में जो है यहाँ पे क्या हो गया था, हिंसक जो है ना, वहाँ पे हिंसक जो वहाँ पे देखने को मिला आपको। तो याद रखिएगा, वहाँ पे मामला क्या था कि जो मैती जो ट्राइब है ना, मैती ट्राइब, उनको एसटी दर्जा देने के लिए जो है यहाँ पे उसको लेकर जो है कुकी समुदायों में क्या था, नाराजगी था, उसी को लेकर पूरा हिंसा हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर इसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, मणिपुर से में एक आपका जो है ना नेशनल पार्क है, आपको पता है ना, केम जाम लाओ, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। मणिपुर जो क्राइसिस में रहा है, तो यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया, बिहार के कई एग्जामों में भी पूछा गया है। केम लाओ जाओ, ठीक है, वहाँ पर जो है नेशनल पार्क है, और वहाँ पे जो है ना आप वहाँ पर नदी देखोगे, जो पानी के ऊपर में जो बनता है ना एल्गी, तो वहाँ पर आपको इतने जो एल्गी जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वनस्पति का ही एक पार्ट होता है, उस पर लोग रहने लगते हैं। आप गूगल करके इमेज को आप देख सकते हैं, फोमिडस कहते हैं उसको, ठीक है, फोमिडस, फोमिडस करके एक शब्द है, आप उसको देखिएगा। फिर मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, आगे देखेंगे। हाँ,
देखिए सर्विस सेक्टर में यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग के लिए और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आपको बता देते हैं। देखिए सेवा क्षेत्र में क्या क्या चुनौती है। सबसे पहला देखिए प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर किसको बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, यूपीएससी में पूछता है ये क्वेश्चन कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा घटक शामिल है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। देखिए आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि आता है, वानिकी आता है, खनन आता है। खनन इंपॉर्टेंट है क्योंकि खनन को लोग जो है ना सेकेंडरी सेक्टर में मान लेते हैं बहुत स्टूडेंट लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना है। खनन जो है आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। मछली पालन भी आपका प्राइमरी सेक्टर होता है। जितनी भी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी है ना सारे प्राइमरी सेक्टर में काम आते हैं। जितना भी रॉ मटेरियल निकालते हैं ना सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। खनन आप याद रखिएगा वीवीआई है, इसको जो ना बहुत लोग सेकेंडरी सेक्टर में मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, विनिर्माण आता है, निर्माण से कार्य से जुड़े जितने भी गतिविधियां ना सारे आते हैं। टर्सरी सेक्टर में बहुत सारा, सबसे जो डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा ना वो टर्सरी सेक्टर में मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है, ट्रैवलर, पर्यटन, बीमा, बैंक, निवेश फर्म, सारे जो है ना आपको टर्सरी सेक्टर में देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए अब है डाटा, देख लीजिए महत्वपूर्ण डाटा, ये अब बीपीएससी एग्जाम में पूछने वाला है, इस पर पक्का पूछ रहा है इकोनॉमिक सेक्शन में, कि भारत के कुल वैश्विक निर्यात, अगर हम लोग जो है ना भारत जो जितना भी वैश्विक निर्यात करता है, जितना भी अन्य देशों में क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि एक्सपोर्ट बोलते हैं ना, इंपोर्ट मतलब हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब हम लोग अपने यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। जितना भी एक्सपोर्ट करता है ना उसका 40% याद रखिएगा, कितना यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, 40% जो ना सर्विस सेक्टर से संबंधित होता है। मान लीजिए हम लोग 100 रुपया का सामान भेज रहे हैं बाहर, तो उसमें से 40 जो है ना 40 रुपये का जो सामान होगा ना वो हमारा सिर्फ सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पहला फैक्ट। दूसरा क्या है, जीडीपी में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है ना वो लगभग 50% से भी अधिक है। हमारा जो जीडीपी होता है, जीडीपी का डेफिनेशन आपको बता देते हैं, किसी देश में एक ही वित्तीय वर्ष में जो इसका बाउंड्री होता है उसमें उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य को जीडीपी बोला जाता है। और जीडीपी का में जो है ना सर्विस सेक्टर का 50% से जो है ज़्यादा योगदान है, याद रखिएगा इसको। और देखिएगा फैक्ट, और देखिए यहाँ पे आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, भारत जो है ना आउटसोर्सिंग का केंद्र माना जाता है। देखिए विदेशों में जो है ना कंपनियां चलाने के लिए आपको इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, तमाम स्किल वर्कर का जरूरत पड़ता है ना। तो क्या करते हैं, जैसे कंपनी में बहुत सारे जो वहाँ पे आपको आईटी से जुड़े जो तकनीक है, जो कंपनियां हैं वहाँ पे जो है जितने भी सॉफ्टवेयर जो वर्कर हैं वो भारत से या चाइना से जो क्या किया जाते हैं, हायर किए जाते हैं। तो ये आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा केंद्र है, याद रखिएगा, टर्सरी सेक्टर आउटसोर्सिंग। हम लोग जितने भी जो भेज रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, सारे आउटसोर्सिंग का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे अच्छी तरह से विकसित अगर होना है तो हमें क्या करना है। अगर देखिए अच्छी तरह से विकसित सेवा क्षेत्र ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करके हम लोग फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है या फॉरेन जो है रिजर्व होता है उसमें हम लोग वृद्धि कर सकते हैं। अभी हम लोग का फॉरेन रिजर्व कितना है, 616 के आसपास है, ठीक है, 616 बिलियन डॉलर के आसपास में है, याद रखिएगा, कल का न्यूज में दिया हुआ था। उसमें 4 चीज होता है, एसडीआर होता है, उसमें गोल्ड होता है, भारत के पास जो सिक्योरिटी जो होते हैं सारे वो होते हैं, और तमाम चीज़ें 4 जो है उसमें मद होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कल डिस्कस भी किया था। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग एक और बात करेंगे, यहाँ पे और एक चीज़ और नोट करना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो चुनौतियाँ में क्या होता है, जो नियामक होता है ना, जो रूल एंड रेगुलेशन होता है ना, काफ़ी जटिल होता है, ये चुनौतियाँ हैं सेवा क्षेत्र में। दूसरा क्या है, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। तो ये तमाम चुनौतियाँ हैं, आप जिक्र करके मेंस आंसर राइटिंग में आप अपने क्वेश्चन को जो है डिमांड के अनुसार सप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए ये जो तौलीन सिंह का आर्टिकल जो है हर शनिवार को जो है लिखते हैं और संडे को ये प्रकाशित होता है। इनका आर्टिकल पढ़ना चाहिए, ठीक है, बहुत ही बेहतर होता है इनका। यहाँ पर मुझे प्रीलिम के हिसाब से कुछ फैक्ट नहीं मिला, लेकिन हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है। देखिए एक तरफ सरकार बोलती है कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को जो है ना प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना जो है, जो अन्न कल्याण योजना है उसे 80 करोड़ लोगों को जो है हम लोग देते हैं अन्न फ्री में। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा बात यहाँ पे कि आप बोल रहे हैं कि 25 करोड़ जो है ना हम लोग गरीबी से निकाले हुए हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकालें, तो फिर आप 80 करोड़ कैसे दे रहे हो। ये 2 तरह का जो डाटा जो है ना अपने आप में सवाल खड़ा करता है, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है। ये आर्टिकल में मुझे यही खास नजर आया, एक जो है इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो है आपका वृद्धि को इन्हांस करेगा यहाँ पे। फिर आइए यहाँ पे अगले मुद्दे पे आते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
यूपीएससी का पीवाईक्यू आप लगाते हैं ना, बिल्कुल लगाइए। बीपीएससी का पीवाईक्यू लगाते हैं, बिल्कुल लगाइए। यूपीपीएससी का जो है ना पीवाईक्यू लगाइए, वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। उसी को पढ़ते हुए मुझे ये देखिए यहाँ पे लगा केंद्रीय सूचना आयोग, क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो याद रखिएगा केंद्रीय सूचना आयोग जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है साधारण शब्दों में, जिसको संविधान के द्वारा नहीं बनाया गया है बल्कि एक कानून लाया गया है, ठीक है, कानून के अधिकार के तहत जो है उस बॉडी को बनाया गया, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। आरटीआई जो है ना याद रखिएगा 2005 में आया था, 2005 में। अभी मामला क्या है, सीबीआई जो है ना, सीबीआई से इंफॉर्मेशन मांगा गया था, ठीक है, सीबीआई से क्या मांगा गया था, इंफॉर्मेशन मांगा गया था कि आप जो है इस विषय में हमको इंफॉर्मेशन दीजिए। सीबीआई ने बोला देखिए हम जो है ना आरटीआई अधिनियम के तहत नहीं आते हैं, हमको उसके छूट मिला हुआ है, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते आपको। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया तो यहाँ पे आरटीआई जो धारा 24 है, याद रखिएगा आरटीआई का धारा 24 जो ये बताता है कि कुछ संस्थानों को इससे जो है ना छूट मिला गया है कि वो इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करेंगे या इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने बोला कि देखिए जब भ्रष्टाचार का मामला हो और कल्याण का मामला हो ना तो आपको फैसला देना ही पड़ेगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि आरटीआई एक्ट जो है कब आया था, 2005 में आया था, याद रखिएगा। आपको केंद्रीय सूचना आयोग जो है आपका एक क्या है, हाँ केंद्रीय सत्कर्ता आयोग पूछा था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी ये जो है ना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बाकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, केंद्रीय सूचना आयोग भी, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक केंद्रीय सत्कर्ता आयोग भी पूछा जाता है, वो भी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी ही होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग अपने आर्टिकल पे। यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, बस याद रखिए गवर्नर जो है ना कहाँ के, उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है रघुवर दास। ये झारखंड के जो है ना मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये हमारे जो है नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री है, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में जो है मैचिंग के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आइए यहाँ पे बिहार में जो सत्ता का वहाँ पे हेर फदल हुआ है, तो नीतीश कुमार जो है ना वहाँ के जो फिर से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बने तो उनको जो है ना होम डिपार्टमेंट मिला है, उन जो होम डिपार्टमेंट को वही देखेंगे। जब वो कांग्रेस के साथ थे ना तो उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया गया था और गृह मंत्रालय कौन रखा था, आरजेडी, ठीक है। अभी जो है नीतीश कुमार जी को जो है गृह विभाग मिला हुआ है। साथ में क्या क्या मिला उनको देख लीजिए, कैबिनेट सचिवालय भी उन्हीं को मिला हुआ है, चुनाव भी उन्हीं को मिला हुआ है, सत्कर्ता भी उन्हीं को मिला हुआ है, सामान्य प्रशासन भी उन्हीं को मिला, और जो भी विभाग किसी को आवंटित नहीं ना किया गया वो भी विभाग जो नीतीश कुमार जी ही रखेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा बीपीएससी एग्जाम के लिए। फिर आइए यहाँ पे मनरेगा को लेकर न्यूज काफी है, मनरेगा को खत्म करने में लगी सरकार, कांग्रेस बोलती है कि मनरेगा को खत्म कर देगा। देखिए मनरेगा से जो तमाम फैक्ट याद रखिएगा, ये 2005 में कानून बना था, ये वीवीआई है, और 2005 में कानून बना था, लागू कब हुआ था 2006 में, याद रखिएगा 2005 में कानून बना, 2006 में लागू हुआ। इसमें क्या होता है, ये गारंटी स्कीम है कि अगर 100 दिनों का जो रोजगार है ना दिया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पे एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं को यहाँ पे कुछ विशेष जो है यहाँ पे रियायतें भी मिलता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कांग्रेस बोलती है ना जो मनरेगा जो है ना ग्रामीण भारत के को, अगर ग्रामीण भारत में अगर फसल का नुकसान होता है, ठीक है, या कोई आर्थिक संकट आता है ना तो बैकअप के रूप में जो है ना इनके पास ये स्कीम है, और ये सही बात भी है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, वीवीआई है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला जो मुद्दा है, देखिए पिछले बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा था वासेनार ग्रुप, वासेनार ग्रुप पूछा था कि क्या है। ये रूस के द्वारा जो है ना समर्थित ग्रुप है, जो है नॉन सैनिक जो है इसमें लड़ाकू लोग शामिल होते हैं, और ये यूक्रेन में एक्टिव था वासेनार ग्रुप। क्वेश्चन पूछा गया था उसी प्रकार पूछेगा कि मिलिशिया ग्रुप क्या है। मिलिशिया ग्रुप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, मिलिशिया ग्रुप। तो ये जो है ना असैनिक लड़ाकू, इसमें लड़ाकू लोग होते हैं, असैनिक होते हैं। इसको जो ईरान समर्थन करता है, ईरान के द्वारा जो है ना, ईरान के द्वारा बनाया गया है मिलिशिया ग्रुप। मिलिशिया क्या है, ग्रुप, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। क्यों न्यूज में आ गया ये, तो अभी आपने देखा हो कि जॉर्डन जहां अमेरिका के जो सैनिक लोग तैनात है जॉर्डन में, वहां पे इसी के द्वारा जो है हमला किया गया है। तो जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने भी किया है, तो इसलिए मिलिशिया जो ग्रुप न्यूज में आ गया है, ध्यान में रखिएगा। और मैपिंग में ईरान और सीरिया, इराक, सीरिया और ईरान का लोकेशन जरूर देखिएगा। कल मैंने बोला था कि रेड सी के बारे में देख लीजिएगा, रेड सी में आपको देखने को मिलेगा, ये था हॉर्न अफ्रीका, इसमें 4 कंट्री आते हैं, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती और इरिट्रिया, ये 4 कंट्री आते हैं, याद रखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में।
फिर आइए मालदीव। मालदीव न्यूज़ में क्यों आ गया? मालदीव न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि ये जो है ना भारत के पास प्रश्न खड़ा कर रहा है, कि उठा रहा है, कि निवेदन कर रहा है कि आप हमें बता दीजिए कि जो हमारा जो नौका था, जो मछली पकड़ने वाला जो नाव था, उस पे जो भारतीय जो सैनिक ऐसे उस पे चढ़ के उसका तहकीकात की। इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि जो नाव पे जहाँ पे चढ़ा था वो जो है ना मालदीव का स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। ये इस कर को न्यूज़ आ गया है, आप इसको देख सकते हैं। और ये जो है ना पूरा चीन इसको कंट्रोल करता है। चीन के समर्थित जो है ना राष्ट्रपति बन चुका है ये। चीन के इशारे पे काम करता है। चीन के इशारे पर ही भारत विरोधी जो गतिविधियां जो है ये अपना रहा है, याद रखिएगा। तो मालदीव जो है न्यूज़ में आ गया है। ये जो है मालदीव है और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का एक जो है कारावती, माफ कीजिएगा मिनिकॉय। क्या है मिनिकॉय? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल का जो है ना वो लाइन पास होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। अंडमान निकोबार में 10 डिग्री चैनल जो है पास करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगला जो है मुद्दा है हमारा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। कहाँ गया ये रहा। हाँ, INS संधायक पूछेगा कि क्या है, तो एक सर्वेक्षण पोत है। क्योंकि हमें जो है ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हिंद और प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है वहाँ पे हमें जो है सिक्योरिटी प्रदान करना है, उसको सुरक्षित बनाना है, ताकि वहाँ से आवाजाही को क्या हो सके, सुगम हो सके। इसलिए INS संधायक जो है ना एक सर्वेक्षण पोत है यहाँ पे। और ये जो है मछली पकड़ने, जो अवैध तरीके से मछली पकड़ने वाले जो आ जाते हैं, नशीले पदार्थों का यहाँ पर जो तस्करी होता है, फिर यहाँ पे समुद्री डाकू जैसी जो घटनाएं होती है, उसके लिहाज से जो है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। पूछेगा कि भारत का जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या क्या चुनौती है, तो आपको समुद्री डाकू के बारे में जिक्र करना होगा। फिर अवैध फिशिंग का यहाँ पे आप मामला यहाँ पे जो है दर्ज करोगे। फिर यहाँ पे नशीली पदार्थों का तस्करी करोगे। ये तमाम चुनौती आपको बताना होगा, क्लियर है। फिर यहाँ पे बताना होगा चाइना का जो है यहाँ पे इंटरफेरेंस को भी बताना होगा, क्लियर है। क्वेश्चन जिस तरह डिमांड करेगा उस तरह का आंसर सप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल लीजिए या कॉमन सिविल कोड कर लीजिए। मैंने बार बार इसका जिक्र किया है और न्यूज़ में आया हुआ, किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। कॉमन सिविल कोड के डेफिनेशन में बता देता हूं आपको फिर से एक बार। तो देखिए, जितने भी अपराध होते हैं, क्रिमिनल जो केसेस होते हैं, कांड होते हैं, चाहे कोई भी करे, चाहे कोई भी मजहब का लोग करे, उस पर एक ही लॉ कानून जो है लागू होगा। मान लो कोई भी विशेष धर्म का अगर ये अपराध करता है तो उस पर भी वही कानून लागू होगा। अगर ये किसी अन्य समुदाय के लोगों के द्वारा भी किया गया तो उस पर भी यही लागू होगा। लेकिन सिविल मैटर में अलग होता है। सिविल मैटर में हो जाता है जैसे कि तलाक, शादीशुदा हो गया, ठीक है, शादी, सक्सेसर, इन तमाम विषयों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और ऐसे मामलों में ना सबके पर्सनल कानून जो लागू है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर भी एकरूपता लागू किया जाएगा। एकरूपता से मतलब एक ही लॉ लागू करने का जो है नियम यहाँ पे समान नागरिक संहिता। ये आपको DPSP का जो है ना 44 में जो जिक्र मिलेगा, और ये कई बार एग्जामों में दफा पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। तो ये न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि आपको पता है ना उत्तराखंड जो है ना अपना फॉर्मली जितने भी प्रोसेस है, फॉर्मली प्रोसेस को पूरा कर रहा है, ताकि हम जल्द से जल्द जो है यहाँ पे लागू करेंगे। और ये जो बताया इसको लेकर बहुत कंसर्न है, ये उत्तराखंड काफ़ी कंसर्न है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने बताया कि हम इसको जो है ना इसको लेकर बहुत सीरियस है और जल्द ही इसको लागू करेंगे। आपको याद रखना है कि एक ही जो है आपका राज्य में लागू है, वो है गोवा। गोवा में जो है आपका लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे यहाँ पे, देखिए ये था देश व्यापार में। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछेगा कि अडॉप्ट हेरिटेज योजना क्या है। अडॉप्ट हेरिटेज योजना क्या है, देखिए हम आपको सरल तरीके में बता देते हैं। अडॉप्ट हेरिटेज योजना क्या है, इसके तहत क्या होता है, जो भी इंडस्ट्रियल ग्रुप होता है ना, जिसको औद्योगिक घराना बोलते हैं, उनको जो है ना इस स्कीम के माध्यम से जितने भी हमारा जो पुरातात्विक स्थल है उसको सुरक्षित करने का जो यहाँ पे क्या किया जाता है, उपाय किया जाता है। औद्योगिक घराने पुरातात्विक स्थलों का क्या करेंगे, संरक्षण करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये स्कीम है जहाँ पे जो है औद्योगिक घराने को दिया जाता है कि आप इसका कंजर्व कीजिए, संरक्षण कीजिए। यह स्कीम 2017 में आया था, वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और किस मिनिस्ट्री में है, UPSC में पूछेगा तो मिनिस्ट्री पूछता है, किस मिनिस्ट्री के तहत है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग आइए लाल सागर। अभी एटलस में, ऑक्सफोर्ड एटलस आप लोग बुक पढ़ती होंगे, तो वहाँ पे लाल सागर का वहाँ पे देख लीजिएगा, लोकेशन देख लीजिएगा। चाहे किसी भी प्रकार का आपके पास एटलस हो, आप वहाँ पे लाल सागर का लोकेशन देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बताया था ये हॉर्न अफ्रीका है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है और रेड सी है, ठीक है। यहाँ पे तो वहाँ पे संकट आ रहा है। क्यों संकट आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे समुद्री जो है डाकू का एक्टिविटी काफी बढ़ा हुआ है, उसको लेकर जो यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर जो है इससे निपटने के लिए भारत जो है पूरी तरह तत्पर है। और 15% जो है ना लाल सागर से ही व्यापार होता है। पूरे विश्व का जितना भी व्यापार होता है 15% कहाँ से होता है, लाल सागर के रास्ते से होता है, याद रखिएगा।
एक संस्था यहाँ पे याद रखिएगा, अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी, ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि USISP, यूनाइटेड नेशन, मतलब माफ कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है ना, ये एक पहल है जिसमें जो है व्यापार को लेकर इसमें बात की गई है, और 15% जो है व्यापार आपका लाल सागर से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें बताया कि भारत की मुद्रास्फीति और वस्तुओं की कमी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, तो क्योंकि भारत जो है इस सब चुनौतियों से निपटने के लिए तत्पर भी है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक नया चीज देखने को मिला है कि पूछेगा कि ये देखिए यहाँ पे मसाला और पाक कला में जो होता है जड़ी बूटियों से संबंधित जो होता है ना, कोडेक्स समिति, पूछेगा न्यूज में कि कोडेक्स समिति क्या है, कोडेक्स समिति, तो ये जो है ना खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक संयुक्त पहल है, जो कि रोम में स्थापित है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन क्या होता है, जो भोजन जो भी फूड वगैरह खाते हैं ना उसको स्टैंडर्डाइज करता है, उसके लिए नियम बनाता है कि हाँ ये भोजन जो है स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो इसी को लेकर जो है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन है, न्यूज में एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये कोचिंग में इसका अभी सम्मेलन हुआ है, ध्यान में रखिएगा। मिलिशिया ग्रुप के बारे में भी आपको बताया मैंने। देखिए वन नेशन वन चुनाव, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, काफी महत्वपूर्ण आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। इससे क्या होगा कि अगर आता है तो देखिए इलेक्शन आता है तो आचार संहिता लागू हो जाता है, उसमें क्या होता है कि आपको विकास से जुड़े जो कार्य को रोकना पड़ता है, तो ये हमारे आर्थिक व्यवस्था के लिए सही नहीं होता है, क्लियर है। तो इसी को लेकर जो है वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद शुरू हुआ है, और CII ने बोला है कि इसको बिल्कुल लागू करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो है समय बचेगा, हमारे जो संसाधन है उसको सही जगह उपयोग कर पाएंगे हम लोग, इस तरह की बातें की गई है। फिर यहाँ पे बात करेंगे अडानी जी को है राष्ट्र सेवा के लिए जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, भारत रत्न, 1954 में इसको शुरू किया गया था इस अवार्ड के बारे में, लेकिन इस आर्टिकल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अभी क्या है 50 लोगों को, इंपॉर्टेंट BBI हो गया, अब तक जो है 50 लोगों को जो है मिल चुका है भारत रत्न, याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के पूछेगा एग्जाम में, चाहे UPPCS हो, चाहे JPC हो, चाहे BPC हो, चाहे UPC हो, सारे में स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है क्या अभी तक 50 लोगों को मिल चुका है, बिल्कुल मिल चुका है। देखिए अभी क्या है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को और बिहार के जो है मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर जी को इस साल जो है दिया जा रहा भारत रत्न, क्लियर है। एक और फैक्ट देखिए 2019 में जो है ना 3 लोगों को मिला था, एक थे प्रणब मुखर्जी और मरणोपरांत थे भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख, ये 3 लोगों को दिया गया था। एक और फैक्ट तो देखिए 1954 में ना 2 नागरिक पुरस्कार को स्थापित किया गया था, एक था भारत रत्न और दूसरा था पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण भी पूछे गया एग्जाम में, तो वो जो आपका 1954 में ही स्थापित किया गया था, लेकिन एक अधिसूचना के बाद 1955 में जो पद्म विभूषण को 3 कैटेगरी में बांटा गया, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर बात करेंगे तो भारत रत्न मिलता कैसे है, देखिए प्रधानमंत्री जो है ना राष्ट्रपति जी को सिफारिश करते हैं नाम का, और फिर उस नाम को जो है दे दिया जाता है आपका क्या, भारत रत्न, ये हो गया। फिर देख लीजिए पहली बार जब भारत रत्न दिया गया था ना, 3 व्यक्ति थे उसमें, राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये 3 लोगों को दिया गया था, एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर देखिए यहाँ पे तो ये था महत्वपूर्ण फैक्ट, और एक जो नियम है ना कि एक बार में 3 ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा केसेस भी देखा गया कि एक साल 4 लोगों को दिया गया, 1999 में 4 लोगों को दिया गया था, फिर कई लोगों को जो है दो मतलब एक किसी वर्ष में 2 बार दिया गया। तो इस तरह की जो है आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग उसका आंसर करने के लिए तैयार रहिएगा। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है यहाँ पे, और संडे है ना, तो संडे को काफ़ी अच्छे से न्यूज़ होते हैं, इसलिए समय लग जाता है, अभी आपका 25 मिनट का वीडियो बनने वाला है, ठीक है। स्पोर्ट्स सेक्शन ये लीजिए, स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको अगर कुछ खास लगता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नजर नहीं आया, ठीक है। आई होप जो है आप लोग समझ रहे होंगे हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया गया है किस तरह से पढ़ना है न्यूज़ को, और कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।